हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए रासायनिक विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 आपसे कह रहा है कि पीएच मान की परिभाषा दीजिए। पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में संबंध बताइए। इसकी सहायता से विलयन की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया था 2014 में, 16 में पूछा गया था। और दूसरा था अथवा पीएच पैमाना क्या नापता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। ये पूछा गया था आपसे 2017 में। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको याद करना है पीएच मान होता क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको याद करना है पीएच मान की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 हो। देखिए ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है लॉग। देखिए ये लिखा हुआ है 10। ये 10 है क्या? ये 10 है इसका आधार। ठीक है, ये इसका क्या है? यही इसका आधार है। तो आपसे यही कहा गया है कि जबकि लघुगणक का आधार कितना हो? 10 हो। तो आप यहाँ पर बात को समझिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इससे। किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 हो। तो आपको यहाँ पर कैसे निकलेगा? आपको H+ की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, H+ होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप पीएच मान निकाल सकते हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा किस प्रकार से पीएच मानों को निकाला जाता है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। और फार्मूले के साथ साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस डेफिनेशन को भी याद कर लीजिए। आगे लिखा हुआ है उपयुक्त समीकरण में हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच में संबंध प्रदर्शित करता है। ये वाला जो आपका समीकरण लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच में संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, तो आपका ये संबंध भी लिखा हुआ है, इसके लिए सूत्र भी ये लिखा हुआ है। आगे दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उदासीन, अम्लीय, क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोचना है, लिखा हुआ है विलयन की प्रकृति ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो यह विलयन उदासीन होगा। बात समझिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना है? 7 है, तो वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन हो जाएगा। जैसे NaCl, NaCl क्या होता है? साल्ट, मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड होता है नमक, और ये कैसा होता है? ये होता है उदासीन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे वाले के लिखा हुआ है यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। कैसे? जैसे नींबू ले लीजिए। ठीक है, नींबू खट्टी चीज़ होती है, संतरा वगैरह जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं वे सभी क्या होती हैं? सभी अम्लीय होती हैं। आपने परिभाषा भी सुनी होगी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टे होते हैं, और बकाया सभी फल जो होते हैं वो कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं। तो जिस प्रकार से सभी मतलब जो जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं वे सभी क्या होती हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। 7 से ऊपर नहीं होता है ना, 7 होता है। 7 से कम होता है मतलब 6 हो सकता है, 5, 4.5, ठीक है, 6.5 तो हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। तो आपने इतनी बात भी कन्फर्म कर ली। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अगला क्या लिखा हुआ है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। अब कह रहा है 7 से अधिक है, मतलब किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो कैसा होगा? क्षारीय। क्षार में क्या क्या आपका आता है? जैसे आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आ जाए, जिसमें OH लगा हो, KOH आ जाए, या कोई सा भी आपका क्षार। ठीक है, कोई सा भी आपका क्षार आ जाए तो वो क्या होगा? उसका विलयन मान जो होगा वो 7 से ऊपर होगा। वो कैसा होगा? अगर आप उसका स्वाद मतलब चखेंगे तो कैसा होगा? आपको कड़वा लगेगा। ठीक है, कड़वा होगा या तो कसैला होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि विलयन मान जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका एक प्रश्न तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप 2 नंबर का अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब दोस्तों आ चुके क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन था कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान बताइए। अब दोस्तों जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए एक सूत्र लिखा हुआ है KW बराबर H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव।
अब आप यही समझ सकते हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसका मतलब है हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण। अब इनका है गुणा। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए परिभाषा लिखी हुई है, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन OH प्लस हाइड्रॉक्सी आयन OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल एक निश्चित ताप पर स्थिरांक होता है, इसे जल का आयनिक गुणनफल KW कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपको याद होगा ये कि जिसमें H प्लस होता है OH निगेटिव होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन OH प्लस और हाइड्रॉक्सी आयन OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल एक नियतांक होता है या एक स्थिरांक होता है। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको दे रखी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2014 में क्वेश्चन आया था, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको दिख रहा है 7, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब H+, ये क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की संख्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। आप यहाँ से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की संख्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1 × 10⁻7 ग्राम प्रति लीटर ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। कितना होता है, 1 × 10⁻7। आसानी से आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आयनन क्या होता है। आयनन यह ताप तथा विलयन की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होता है। यहाँ पर देखिए आयनन, आयन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास मतलब यौगिक होता है, मान लीजिए NaCl आपके सामने लिखा हुआ है, इसे क्या किया गया है, इसे अपने अपने आयनों में तोड़ दिया गया, मतलब Na अलग कर दिया गया, पॉजिटिव हो गया प्लस Cl नेगेटिव हो गया। यही होता है आयनन, ठीक है। एक धनायन एक ऋणायन। यहाँ पर देखिएगा किसी विद्युत अपघट्य जैसे अम्ल, क्षार या लवण को जल में घुलाता है तो 2 प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में व्यक्त हो जाता है, जिन्हें आयन कहते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पर, चाहे आप अम्ल ले लीजिए, चाहे क्षार, चाहे लवण। जैसे अम्ल की बात करें तो हो जाएगा HCl, इसको लेंगे तो इसको अगर तोड़ेंगे तो H+ हो जाएगा और Cl हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये भी हो गया इसी प्रकार से। अगर दोस्तों आप कहें नहीं क्षार को लेंगे, क्षार होता है NaOH, इसको लेंगे तो इसे ले लीजिएगा, Na हो जाएगा पॉजिटिव और OH हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर वही बात है। अगर दोस्तों आप कहेंगे नहीं हम तो उदासीन को लेंगे, तो उदासीन को लेने का मतलब या लवण लेंगे, ठीक है, लवण या बात वही है, तो हो जाएगा NaCl, नमक ये लवण है। इसमें क्या होगा दोस्तों, Na+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझिएगा बात को कि अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं आयनन। इसका दोस्तों उदाहरण भी रखा, मतलब इसका प्रभाव रखा है, ताप का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है, विलयन का ताप बढ़ने से आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। ताप वृद्धि में अणुओं की गति बढ़ती है, जिससे आयनों के बीच आकर्षण कम होता है, आयनन बढ़ जाता है। दूसरा है सांद्रता के प्रभाव। किसी विद्युत अपघट्य का आयनन विलयन में सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः विलयन की सांद्रता जितनी कम होगी आयनन उतना ही अधिक होगा, अर्थात तन्यता बढ़ने पर आयनन बढ़ता है। दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर भी देख लिया होगा आयनन क्या होता है। अब दोस्तों हम दिखाएंगे आपको विरंजक चूर्ण के विरंजक गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ये हुआ कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिएगा दोस्तों कैसे बनता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे क्या विरंजक चूर्ण के विरंजक गुण की विरंजक गुण क्या होता है, मतलब कैसे वो रंगों को यहाँ पर देखिएगा। आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो विरंजक चूर्ण की तनु अम्लों के साथ क्रियाशील क्लोरीन प्राप्त होती है। यह क्लोरीन ही विरंजन का कार्य करती है। मतलब कैसा जी, रंगीन पदार्थ आप लीजिए, उसमें Cl2 मिलाइए तो आपका हो जाएगा रंगहीन पदार्थ। कैसे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है CaOCl2। ये दोस्तों होता क्या, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये होता है। इसमें दोस्तों H2SO4 मतलब क्या करते हैं, इसकी तनु अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो आपका क्लोरीन बन जाता है। और जब क्लोरीन रंगीन पदार्थों से क्रिया करता है तो आपके पदार्थ बनते हैं, कैसे होते हैं, रंगहीन पदार्थ आपके हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, बनने का समीकरण क्या है, इस प्रकार से आप इसके सारे क्रिया यहाँ पर चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे रासायनिक नाम की, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद करेगा पहले दोस्तों, कभी कभी आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। आप जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब उसे कहते हैं POP। आपने सुना होगा जब पुताई होती है घरों में तो वहाँ पर भी POP का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद करिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब POP होता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अणुसूत्र की बात करेंगे तो इसके लिए अणुसूत्र क्या होता है, इसका दोस्तों अणुसूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, या कह सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, ठीक है। ये इसका सूत्र हो गया है। बनाने की विधि की बात कर ले, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
यहाँ पर आपने देख लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बनाने की विधि बताई गई है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिएगा, इस समीकरण को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, परीक्षाएं आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए एक विधि बताइए, ठीक है, या बनाने की विधि क्या होती है, तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसका सूत्र आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मूर्तियाँ बनाने में काम आता है, चाक बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के दोस्तों कभी कभी किसी का हाथ टूट जाता है, तो हाथ के ऊपर जो प्लास्टर चलता है वो भी दोस्तों यही होता है, ठीक है। आगे दोस्तों लिखा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ क्रिया होती है, तो देखिए क्रिया होने के बाद क्या हुआ, CaSO4 × 2H2O। दोस्तों इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपने यहाँ पर देखा है। और इसके साथ दोस्तों आप एक और देखिएगा, ठीक है, अभी एक और था यहाँ पर, देखिए दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ पर, ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। द्विक लवण और संकर लवण का नाम और सूत्र लिखिए, इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? तो द्विक लवण का नाम याद रखिएगा आप लोग, इसका नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसे कहते हैं मोर लवण। अब दोस्तों कभी कभी एग्जाम पूछाता है कि मोर लवण का सूत्र लिखिए, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा वाला लवण, तो आप इसे याद रखिएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसे कहते हैं मोर लवण। इसका सूत्र क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 × 6H2O, ठीक है, इसे कहते हैं द्विक लवण। आप इसका नाम लिखिएगा और इसे याद भी करिएगा। इसके बाद दोस्तों हम कहेंगे कि द्विक लवण होता क्या है? डबल साल्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो सरल लवणों के संयोग से बने योगात्मक यौगिक द्विक लवण कहलाते हैं। मतलब दो सरल लवणों के संयोग से बना जो यौगिक होता है वो कहलाता है द्विक लवण। इसके साथ ही इसके लक्षण यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में नहीं होता है, और ये विलयन में अपने अभिन्न लक्षणों के धनायन उडायन में पृथक हो जाते हैं। दूसरा देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा है संकर लवण। क्या होता है? वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धातुय धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक सूत्र रखा है, इसका हिंदी में नाम भी लिखा हुआ है और आप सूत्र भी यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर दो इसके लक्षण रखे हैं, आप उन्हें भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप और भी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर आप मैथ, ठीक है, मैथ की तैयारी कर सकते हैं, साइंस, इसके साथ दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, और आप ले जाएँ सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, मतलब सभी विषयों की आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आपकी राइटिंग अच्छी करने के लिए भी दोस्तों क्लास चला जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।